तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पर। जिन्होंने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे हैं जरूर देख लें। और वैसे भी ठंडी का मौसम है तो आप मेरे वीडियोस को चाय के चुस्की के साथ मज़े ले सकते हो। खैर शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा रहता है कि ये मेंग जो रहते हैं जियान को सोल स्टोन के बारे में और स्पिरिचुअल पैलेस के बारे में बताते हैं। अभी तक तो इन्होंने भी स्पिरिचुअल पैलेस नहीं बनाया रहता है क्योंकि इसे क्रिएट करने के लिए इनके हिसाब से डाउजियान लेवल का सोल पावर होना चाहिए। और ये जियान को बताते हैं कि सोल स्टोन को एब्जॉर्ब करना उसी प्रकार से है जैसे होली फ्लेम को हम एब्जॉर्ब करते हैं। क्योंकि पहले जियान सोल स्टोन को देखकर चिंतित था, पर इनके बताने के बाद ये थोड़ा रिलैक्स फील करता है। जियान हैरान था जहाँ पर ये था, क्योंकि यहाँ पर कई सारे मेडिसिनल पिल्स हाई ग्रेड के दिख रहे थे। ये मेंग समझ जाते हैं और ये जियान को बताते हैं कि जो तुम देख रहे हो ना, ये तो हमारे एल्केमिस्ट हॉल का एक छोटा हिस्सा है, इससे भी खतरनाक चीज़ें हमारे पास हैं, पर वो दूसरे स्पेस में हमने स्टोर करके रखी हैं। जब जियान पहली बार सोल स्टोन को देखता है तो ये प्योर एंड वाइट कलर का दिखता है और साथ में इसमें से सिल्वर वाइट स्टोन वाली ऑरा निकल रही थी। इस समय सोल स्टोन हवा में थोड़ा उड़ रहा था। जियान इसे टच करता है, इसको एक अलग ही वार्मनेस वाली फीलिंग आती है। जैसे जियान इसको होल्ड करता है, मानो इसके अंदर का जो सोल रियल्म हो थोड़ा बहुत मोबिलाइज होने लगता है और मानो इस सोल स्टोन के पावर को एब्जॉर्ब करना चाहता हो। जियान समझ जाता है कि ये मैंग ने जो भी बताया है वो कुछ भी झूठ नहीं बोले हैं। तो जियान की भी थोड़ा ये मैंग के लिए इज्जत बढ़ जाती है। ये मैंग अब यहाँ से चले गए रहते हैं। तो जियान का अगला स्टेप यही था कि वो सोल स्टोन को डेवोर करे और अपना जो सोल पावर है उसको कंप्रेस करे ताकि ये डाउडी सेकंड ग्रेड का अल्केमिस्ट बन सके। अब इधर जियान जब इस प्रोसेस के लिए तैयार हो जाता है तो ये अपने तुरंत ही सोल अवतार को भी बाहर बुला लेता है। इस सोल अवतार का जो ऑरा था जियान के जैसा ही था और इसका जो पावर भी था अब जियान के जैसा ही था। क्योंकि अगर जियान डायरेक्टली सोल पावर को यानी ये सोल स्टोन को एब्जॉर्ब करता तो ये सोल जो अवतार है इसके सोल रियल में रहता था तो शायद ये हर्ट हो सकता था, इसलिए जियान ने इसको बाहर बुला लिया था। इधर ये सोल अवतार भी जियान से कहता है, काफ़ी लंबे समय से तुमने मुझे बुलाया नहीं, मुझे लग रहा था शायद तुम मुझे भूल ही गए हो। तब जियान इससे कहता है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, बेसिकली तुम मेरे ट्रम्प कार्ड हो और मैं तुम्हें ऐसे वक्त कैसे कभी भी नहीं तुमको निकाल सकता हूँ, नहीं तो लोग मेरे सीक्रेट्स को जान जाएंगे। अब जियान फाइनली अपने अंदर का जो सोल पावर रहता है उसको रिलीज करने लगता है। इस दौरान ये अपने ऑरा को भी शांत कर लेता है। उसके बाद फाइनली अपनी आंखें खोलता है। इधर सोल क्लोन देख रहा था, ये समझ गया था जियान जरूर ये कर लेगा। ये तुरंत ही अपने होली फ्लेम पावर को रिलीज करता है और इस सोल क्लोन को सोल स्टोन को टच करके देखने लगता है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटीज वगैरह तो नहीं है। जियान फाइनली रिलैक्स हो जाता है। उसके बाद ये अपने होली फ्लेम पावर को बाहर खींच लेता है। फाइनली अपना सोल पावर रिलीज करता है और इस सोल स्टोन में भेजने लगता है। इस दौरान जियान का जो कुछ सोल रियल्म का कुछ सोल पावर था वो बाहर नहीं आना चाहता था, पर जियान इसका मास्टर है तो ये इसे कैसे ऐसे देख सकता था। ये तुरंत ही अपने बॉडी से पूरे सोल पावर को रिलीज कर देता है। इस दौरान ये इस सोल स्टोन को चारों तरफ से घेर लेता है। इसके बाद जब ये फिर से इस सोल स्टोन को होली फ्लेम से कवर्ड करता है तो जो सोल स्टोन के अंदर अब जो सोल पावर रहती है बेसिकली इस होली फ्लेम को रजिस्ट करने की कोशिश करने लगती है। अब जियान एक ही चीज़ के बारे में सोच रहा था, इसका अगला स्टेप इसको डिवोर करना था। पर ये मैंग ने कहा था कि इतना आसान नहीं होगा सोल पावर को कंप्रेस करना। पर जियान रिलैक्स था क्योंकि इसका जो सोल पावर था काफ़ी ज़्यादा प्योर था, तो कंप्रेशन इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पर जियान जब इस सिल्वर सोल स्टोन को खाने की कोशिश करता तो ये होली फ्लेम पावर से रजिस्ट कर रहा होता है। इसमें से एक भयंकर प्रेशर निकलने लगता है और ये प्रेशर किसी और का नहीं जियान का होता है, क्योंकि सोल स्टोन में अभी जियान का सोल पावर होता है। पर फिलहाल इसके सोल पावर को ये सोल स्टोन कंट्रोल कर रहा था। जियान को मालूम था अगर ये अपने सोल स्टोन को डेवोर कर लेगा तो इसमें ये अपने सोल पावर को स्टोर कर सकता है और इस पावर से आराम से एक 7 स्टार डाउडी के बंदे को भी मार सकता था, क्योंकि इसमें से इतना ज़्यादा प्रेशर निकल रहा था। जियान तुरंत ही सोल स्टोन पर अपने होली फ्लेम से एक पावरफुल अटैक इसको सप्रेस करने के लिए शुरू कर देता है। अब ये सोल स्टोन भी कांपने लगता है और ये चुपचाप अब हो जाता है। इसके बाद ये सोल स्टोन तुरंत ही मानो एक स्ट्रीम ऑफ व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गया हो और ये जियान की बॉडी में एक के बाद एक बूंद करके जाने लगता है। पर जैसे ही ये जो सोल स्टोन का पावर जियान के बॉडी में जा रहा था, मानो इसकी बॉडी इस पावर को रिजेक्ट कर रही हो, अंदर ना घुसने दे रही हो। अगर ऐसा चलता रहा तो जियान मर भी सकता है, क्योंकि अपना ये अच्छा खासा डाउकी इसमें यूज कर रहा था। जियान तुरंत ही अपने फुल पावर को यूज करता है और सोल स्टोन को अपने सोल रियल्म में भेज देता है। और जो मिस्टीरियस पावर इस सोल स्टोन को रोकने का काम कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि एविल सोल डेवोरिंग टालिस्मैन का पावर था। पर जियान फाइनली इसको अपने बॉडी में मोबिलाइज कर चुका था। अब इसके ब्रेक थ्रू करने का समय हो चुका था, क्योंकि पहले ही इसने अब सोल स्टोन को उसके अंदर अपनी सोल पावर को कंडेंस कर लिया था, कंप्रेस कर लिया था। अब इसका सोल स्टोन चुपचाप जाकर के सोल रियल में बैठ चुका था। इधर 3 दिन बीत चुके रहते हैं। किंगजिन बाहर थी पर यह चिंतित नहीं थी, क्योंकि ये मैंग ने इनको बता दिया था कि इसमें टाइम लगेगा। किंगजिन फिर से आती, 5 दिन हो चुके थे। इधर ये मैंग किंगजिन के पास आते हैं और कहते हैं इस लड़के का जो सोल पावर है फुयाओ से कम नहीं माना जा सकता है या ज़्यादा ही होगा। किंगजिन इस दौरान पूछती है ये लड़की फुयाओ कहाँ है इस समय। ये मैंग बताते हैं क्योंकि वो जियान से हार गई है तो वो अपनी स्किल्स को और भी ज़्यादा मास्टर करने की कोशिश कर रही है। अब ये दोनों बात कर रहे थे तभी आसमान में बिजली वगैरह कड़कने लगती है।
पर ये मैंग इसे तुरंत ही अपने पावर से गायब कर देते हैं और कहते हैं लगता है वो लड़का सफल रहा। और ये कहते 5 दिन में ही उसने कर दिया, ये सच में एक फ्रीक है। ये मैंग ने बेसिकली इस बादल को इसलिए गायब कर दिया था, बिजली को, ताकि जियान के बारे में कोई जान ना पाए। इसका रेपुटेशन इतना नहीं तो बढ़ सकता था। अब जियान बाहर आ जाता है, किंग जिन इसे पूछती, जियान कहता है बस मैं लकी रहा। तो डाउडी सेकंड ग्रेड का अल्केमिस्ट भी 3 पावर में मतलब डिवाइडेड रहता है, 3 लेवल में, हेवन, अर्थ और ह्यूमन। जियान का जो फिलहाल स्ट्रेंथ होता है मिडिल लेवल ऑफ ह्यूमन लेवल में होता है। जियान इस दौरान ये मैंग को भी थैंक्स बोलता है। ये मैंग भी जियान को वेट कर रहे थे, बोलते मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। जियान पूछता क्या कुछ गड़बड़ है क्या। जियान भी जानता था ये बंदा इसको सोल स्टोन वगैरह मुफ्त में तो नहीं देगा। ये बेसिकली जियान से कहते हैं जब तुम रूइंस वाले ट्रिप पर जाओगे तो तुम फुयाओ को साथ में लेकर जाना। पर जियान मना करने की कोशिश करता है, पर ये मैंग कहते हैं फुयाओ की जो स्किल है मेडिसिनल रिफाइन में काफ़ी अच्छी है, तो ये तुम्हारे लिए ट्रिप में हेल्पफुल हो सकती है। पर जियान कहता है वो तो ठीक है, पर उनको ये कहना फुयाओ को कि वो मेरी बात माने, नहीं तो अगर उसको इस ट्रिप में कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये मैंग भी मान जाते हैं और कहते हैं हाँ ज़रूर मैं इसको बता दूंगा। अब किंग जिन जियान से कहती जल्दी चलते हैं, और इस दौरान ये सभी को सायोनारा बोलते हैं। ये मैंग भी काफ़ी निराश थे और कहते हैं जूजिन तुम इतने अच्छे लड़के को कैसे अपना शिष्य बना लिए। जैसे जियान वगैरह जाते हैं तभी फुयाओ इधर आ जाती है। इसके बॉडी से कई सारे फ्रेगनेंस आ रहे थे क्योंकि अभी ये कोई ना कोई पिल रिफाइन कर रही थी। फुयाओ भी पूछती क्या वो कामयाब रहा। ये बताते ये मैंग हाँ 5 दिन में ही, ऐसा कैसे हो सकता है। फुयाओ भी थोड़ा मतलब समझ नहीं पा रही थी जियान की एबिलिटी क्या है। तभी ये मैंग कहते तभी मैं तुमको कह रहा था बच्चे कि ये लड़का तुमसे सोल पावर के मामले में बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। फुयाओ कहती जब वो रूइंस में जाएगा तो मैं जरूर उसको फॉलो करूंगी। उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली ये गायब हो जाती है कल्टीवेट करने के लिए। ये मैंग कहते पर जियान अपने मन में ये लड़की अगर वहाँ जाएगी जरूर तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ा करेगी, पर इसका टेम्परामेंट काफ़ी अच्छा है, जरूर वहाँ से कुछ ना कुछ सीख के तो आएगी ही। इस समय जियान किंगजिन के साथ पढ़ रहा था और ये पूछता है रूइंस में क्या चीज़ है जो सभी लोग वहाँ जाना चाहते हैं। किंगजिन भी कहते मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, पर ये कहते इस बार यहाँ पर फिर भी काफ़ी लोग आ रहे हैं तो कुछ गड़बड़ या अच्छा चीज़ होगा ही। पर अभी भी वहाँ पर रूइंस खुलने में 2 महीने हैं। किंगजिन इस दौरान कुछ इनहेरिटर वगैरह का नाम ले रही थी, तभी जियान को इनहेरिटर का नाम लेते ही कियांगिंग यानी कि यूरू का नाम याद आता है, क्योंकि जियान की ये पहली फ्रेंड थी डाउकी वर्ल्ड से आने के बाद। अब ये सोच रहा था यूरू कैसा कर रही होगी, क्योंकि यूरू ने इसको प्रॉमिस किया था जब वो 6 स्टार डाउडी में ब्रेक कर जाएगी तो यहाँ पर जियान से मिलने ज़रूर आएगी। जियान इस दौरान यूयू को बोला रहता है यानी उसके फादर को कि जियान उसको प्रोटेक्ट करेगा, पर इसके पास टाइम नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा अफसोस कर रहा था। किंगजिन भी इस दौरान देखती कि जियान थोड़ा बहुत खोया हुआ है, तभी जियान टॉपिक चेंज करता है और कहता है तुम्हारा जो पिल रिफाइन करना है जल्दी से बताओ। अब ये लोग किंगजिन जहाँ रहती उसके बैक यार्ड में आ चुके थे। हालांकि यहाँ पर थोड़ी बहुत गंदगी होती पर जियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको पिल्स नहीं चाहते तो किंगजिन यहाँ पर किसी को लाती ही नहीं थी। बेसिकली ये जियान को 3 मेडिसिनल हर्ब्स देती और इसी से उसको एक पिल बनवाना था, और इसके बदले में जो जियान को चाहिए था वो उसके लिए तैयार थी। इस दौरान जियान कहता है जब मैं पिल रिफाइन करूंगा तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और कोई मेरे पास आना भी नहीं चाहिए जब तक मैं तुमको बुलाऊं ना। जियान इसको बोलता है, ये बोलती है हाँ। फिर भी किंगजिन यहाँ से गई नहीं रहती। जियान पूछता है क्या कुछ और चाहिए। किंगजिन कहती है हालांकि मैं अल्केमिस्ट नहीं हूँ पर क्या मैं तुम्हारे पिल्स को रिफाइन करते समय देख सकती हूँ। जियान कोल्डली इससे कहता है तुम्हें वापस जाना है, बाहर जाना पड़ेगा। किंगजिन थोड़ा गुस्सा हो जाती क्योंकि ये एक बड़े परिवार से थी, इसका रहस्य अभी तो हमको नहीं पता, फिर भी इसके मतलब राजघराने या जहाँ भी ये होगी 2nd ग्रेड अल्केमिस्ट क्या 3rd ग्रेड अल्केमिस्ट भी इसकी बात मानते हैं। पर ये जियान ये सच में बहुत अलग है। जियान कहता है मेरी हैबिट ऐसी ही है कि मैं किसी को अपने काम के बीच में बाधा नहीं बनने दे सकता। उसके बाद किंगजिन यहाँ से चली जाती है। इस दौरान जियान जहाँ पर ये पिल बना रहा था यहाँ पर किंगजिन एक मतलब अपना बैरियर बना देती है और ये कहती है इसको भी कोई चीज़ तो इनहेरिट करना रहता है, शायद ये जो कंपटीशन खत्म होगा उसके बाद जाकर के उस चीज़ को इनहेरिट करेगी, क्योंकि इसके बॉडी में कोई तो कोई इंजरी है, अंदर इंटरनल चोट है जो किसी को ये बताई नहीं रहती है। अभी जो जियान को पिल बना था वो डाउडी 2nd ग्रेड का ह्यूमन लेवल का टॉप लेवल का पिल था। जियान के पास वो प्रेस्क्रिप्शन था क्योंकि इस लड़की ने उसे वो प्रेस्क्रिप्शन भी दिया था। इस पिल का नाम था जुआनियन पिल। जियान जब ये पढ़ता तो कहता ये तो पिल, इसके बारे में मैंने कहीं सुन रखा है। इसको याद आता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग ने इसको जुआनियन पिल के बारे में बताया था। ये किसी भी प्रकार के वुंड्स को हील कर सकता था यानी जख्मों को। अब ये सोचने लगता है किंगजिन को इस प्रकार का पिल क्यों चाहिए। अब जियान अपने सोल पावर की मदद से इस प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ने लगता है, तभी इस प्रेस्क्रिप्शन स्क्रॉल में से भी एक पावरफुल टेरिफाइंग सोल पावर निकलती है। जियान हैरान था क्योंकि ये फेरी लेवल का हाई लेवल प्रेस्क्रिप्शन था और जियान इसमें अपना सोल पावर डालकर भी इसको पूरा नहीं पढ़ पा रहा था। इस समय जियान के पसीने छूट रहे थे क्योंकि जियान और भी ज़्यादा इसमें सोल पावर यूज़ करता है। जियान समझ जाता है शायद इस लड़की के बॉडी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, पर जियान अपने सोल पावर की मदद से भी ये किंगजिन को भी सर्च किया रहता है पर उसके बॉडी में कुछ गड़बड़ी नहीं पाया रहता है। जियान समझ जाते इस किंगजिन ने जियान को क्यों चुना, क्योंकि किंगजिन के नहीं तो रहस्य बाहर आ सकते थे। पढ़ते पढ़ते जियान जब नीचे की लाइन में पहुंचता है तो ये हैरान हो जाता है क्योंकि इस पिल के फायदे के बारे में यहाँ पर लिखा होता है। ये पिल जो था होली ब्लड गैंडोरमा लूसिडम कैसे डार्क डिजीज को भी खत्म कर सकता था। जियान समझ जाता है लगता है इस लड़की को डार्क डिजीज है।
बेसिकली किंगजी ने जब जियान को स्क्रॉल दिया था तो नीचे वाला पार्ट छिपा दिया था, पर जियान का सोल पावर के कारण ये नीचे वाला हिस्सा भी देख लेता है। हालांकि जो लास्ट वाला प्रेस्क्रिप्शन था होली ब्लड गैंडोर्मा लूसिडम, इसको किंगजी ने छिपा दिया था क्योंकि इसको जो पिल बनवाना था उसमें इसकी जरूरत नहीं थी। तो जियान इन चीज़ों को इग्नोर मारता है और फाइनली रिफाइन प्रोसेस शुरू कर देता है। तो जियान के पास इस पिल को बनाने के लिए 3 सेट्स रहते हैं। अगर ये 2 बार नाकामयाब भी हो गया तो तीसरे बार में मतलब इंग्रेडिएंट्स की मदद से शायद ये बना ले। पहला स्टेप जियान शुरू कर देता है, यानी कि रिफाइनिंग। पहले जियान अपने मिल्की वाइट फ्लेम वगैरह को यूज़ करता था रिफाइनमेंट के लिए, पर अब ये होली फ्लेम यूज़ कर रहा था। इससे प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया था। अब जियान सोचता है हालांकि ये पिल बना लेगा, पर इससे जो पिल थंडर जन्म लेगा वो काफ़ी पावरफुल हो सकता है और शायद इस प्रोसेस में जियान को लगभग 1 महीने तो लग ही जाएंगे। तो जियान के पास फिलहाल जो कॉल्डर होता है वो ब्लैक मैजिक कलर का होता है। किंगजी ने कहा था अगर जियान पहले या दूसरे में कामयाब हो गया तो जो लास्ट सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स बचेंगे वो जियान खुद भी रख सकता है। और वैसे भी ये हर्ब्स काफ़ी महंगे थे तो जियान इन्हें बेच के अच्छे खासे फायदे कमा सकता था। अब जियान के पास ये तीनों हर्ब्स यानी द सी ऑफ ब्लड, टियान क्युआन और कांगयान जुआनले होते हैं। ये जो ब्लड सी टियान क्युआन रहता है ये रेयर ट्रेजर माना जा सकता था अर्थ और हेवन के बीच में। तो मैं पिल रिफाइनमेंट प्रोसेस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलते हो बोर होने लगता है। जियान लगातार अपने इस होली फ्लेम मैजिक को यानी होली फ्लेम पावर से ब्लैक मैजिक कॉल्डर में जो भी यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स है उनको रिफाइन करने की प्रोसेस में लगा रहता है, क्योंकि ये जो ब्लड क्रिस्टल से बेसिकली एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहे थे जियान के होली फ्लेम के कारण भी जियान और भी ज़्यादा अपने होली फ्लेम के पावर को बढ़ा देता है। दिन और भी दिन बीतते जाते, इस दौरान क्षण भर में ही मानो 10 दिन बीत गए थे। जियान के हिसाब से 20 दिन लगना चाहिए था इस ब्लड क्रिस्टल को रिफाइन करने में, पर होली फ्लेम के कारण ये 10 दिन में संभव हो गया था। फाइनली जियान फर्स्ट स्टेप को पूरा कर लेता है। अब जियान दूसरा वाला जो हर्ब्स था यानी फॉलिंग स्टार ब्रांच उसको अभी रिफाइन करने की कोशिश में लग जाता है। इस दौरान इस चीज को भी यानी फॉलन स्टार जो भी था ये इसको रिफाइन करने में 5 दिन और लग जाते हैं। अब लास्ट जो बचा था वो था कांगयान जुआनले, क्योंकि जो ज्यादा डिफिकल्ट काम थे दोनों पौधे उनको जियान रिफाइन कर चुका था। इधर किंगजिन बाहर बैठी हुई थी और जियान को इस प्रोसेस में गए 20 दिन बीत चुके थे। इस समय किंगजिन के सामने एक बर्ली फिगर आता है जो किंगजिन से थोड़ी देर पहले मिला था, कुछ समय पहले। ये 9 स्टार डाउटी का बंदा रहता है, शायद ये किंगजिन का बॉडीगार्ड टाइप था। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि किंगजिन का जो बैकग्राउंड है ये कितनी पावरफुल हो सकती है। किंगजिन इसे गुस्से में पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुमको मना किया है ना कि तुम फेंगजियान पवेलियन में आया मत करो, नहीं तो तुम्हें कोई डिस्कवर कर सकता है। ये बंदा कहता है हमारा जो राजघराना परिवार है ये आपका कब से वेट कर रहा है, क्योंकि आप हमारे रॉयल फैमिली की ब्लड हो और काफ़ी टैलेंटेड हो। किंगजिन कहती जब सेट कंपटीशन हो जाएगा तो मैं जरूर वापस आ जाऊंगी। ये आदमी जो रहता है कहता है मिस पर यहाँ पर जो रिसोर्सेज आपको मिल रही है काफ़ी कम है, आपको तो हमारे सिटी में और भी अच्छे मिल सकते हैं। किंगजिन इस दौरान पूछती है कि रॉयल फादर कैसे हैं। ये बताता है कि शायद इनके फादर साल भर से ज़्यादा नहीं जिंदा रह सकते हैं। किंगजिन के जो फादर थे वो डाउजियान लेवल के वॉरियर थे, पर इसके भाइयों ने कुछ तो गड़बड़ किया इसके फादर के साथ। तो किंगजिन बेसिकली सीफैंग कॉन्टिनेंट में रहती थी, जैसे जियान वगैरह जुआनलिंग कॉन्टिनेंट में, और वहीं पर मतलब उसी सीफांग कॉन्टिनेंट में वो गुआंगलू भी रहता था और वो भी शायद किसी राजघराने का ही था। अब जियान तीनों पौधों को या जो भी थे यहाँ पर उनको रिफाइन कर चुका था। अब मर्जिंग का प्रोसेस बाकी था, 20 दिन बीत चुके थे और इन तीनों को फ्यूजन कराने के लिए काफी मात्रा में बेहतरीन सोल पावर कंट्रोल चाहिए रहता है। हालांकि ये ब्लड सी टियांग क्युआन और फॉलन स्टार ब्रांच जियान ने रिफाइन कर लिए थे, फिर भी उनके पास अपना खुद का एक ईगो पावर था कि लड़का कोई हमें कंट्रोल करे। ये लोग नहीं चाहते थे, ये लोग भागने की कोशिश करते, पर जियान अपने सोल पावर से इन्हें लॉक कर देता है। फाइनली जियान इन तीनों को मर्ज करना शुरू कर देता है। फिलहाल जियान इन दोनों लिक्विड को मर्ज करता है और जियान के सोल पावर के कारण ये दोनों पहले रेजिस्ट तो करते हैं पर धीरे धीरे अब मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब लास्ट पौधा जो कांगयान जुआनले था उसको जियान जब मिला देगा तो फाइनली पिल बन जाएगा। इधर वो जो कांगयान जुआनले रहता है मानो शैकल्स को ब्रेक कर देता है और इसके अंदर से एक टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगती है। हालांकि इसके पास अपना खुद का इंटेलिजेंस नहीं होता है पर इसका पावर काफी खतरनाक था। जियान इसकी तरफ गुस्से में देखता है और कहता है लगता है तुमको मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। ये कांगयान भी जियान के इरादों को समझ जाता है, ये यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर जियान इसे तुरंत ही पकड़ लेता है। जियान इस समय इस कांगयान को कंट्रोल करने लगता है और उधर वो जो दोनों लिक्विड मिक्स हो चुके थे उनकी तरफ इसे भेजने लगता है। बेसिकली ये जो कांगयान था ये इन दोनों जो लिक्विड्स में कुछ बहुत इंप्योरिटीज थी उन्हें खत्म करने लगता है। इसे देखकर जियान भी खुश हो जाता है। इधर 25 दिन बीत चुके थे, 3 दिन शायद और बीतते हैं। इस दौरान अब ये पिल बनकर तैयार होने लगा था। ये ग्रे कलर का दिखना शुरू हो गया था और आसमान में अब तो बादल बनना भी शुरू हो गए थे। ये मैंग दूर से देखते और ये समझ जाते ये कोई और नहीं बल्कि जियान ही है। ये तुरंत ही तो अभी टाउडी 2nd ग्रेड का अल्केमिस्ट बना है और ये 2nd ग्रेड का पिल भी बनाना शुरू कर दिया, वो भी हाई लेवल ह्यूमन का। फूयाओ भी देखती और कहती है मास्टर क्या ये जियान का फ्लक्चुएशन है, क्योंकि आसमान में इस समय बिजली कड़कना शुरू हो गई थी। फूयाओ पहले घमंडी थी पर जियान से मिलने के बाद अब ये भी शांत हो गई थी। मतलब अब इस पिल पर कुछ पिल पैटर्न्स भी बन सकते थे। जियान भी आसमान में उन बादल कड़कतों को देख करके खुश हो जाता है, पर ये लास्ट स्टेप था और सबसे कठिन स्टेप भी, क्योंकि अगर
ये बिजली के बादल मतलब बिजली के पावर को अगर ये पिल एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये अपना फाइनल फॉर्म ले नहीं पाएगा। और जियान के पास जो पपेट रहता है वो भी इस प्रकार के पावर को हैंडल नहीं कर सकता था थंडर को, क्योंकि गोल्डन डायमंड पपेट भी अब अपने लिमिट पर पहुंच चुका था। अब जियान के पास एक ही ऑप्शन था, ये अपने होली फ्लेम से इस थंडर टर्बुलेशन को रोक पाए। और ये तुरंत ही किंगजिन का जो मकान रहता है उसके ऊपर वाले छत पर पहुंच जाता है। अब जियान इन डार्क थंडर्स को देखने लगता है और हैरान था इनके डेंजरस ऑरा को फील करके। ये मैंग भी इस प्रकार के खतरनाक बादल को देखकर हैरान थे। फू याओ भी सरप्राइज थी, क्योंकि ये जो बादल था इसका नाम डी जुआन ले था। जैसे कि अगर गोल्डन लेवल का अगर मतलब बिजली करके तो उसे टियांग जुआन ले कहते हैं, और इसे केवल डाउडी थर्ड ग्रेड का अल्केमिस्ट ही प्रकट कर सकता है। और जब डाउडी सेकंड ग्रेड का अल्केमिस्ट वो भी जब टॉप लेवल का मेडिसिन रिफाइन करता है, तब ये जो अभी बिजली कड़क रही थी अर्थ प्रोफाउंड थंडर, ये जो ब्लैक कलर की बिजली रहती है तभी प्रकट होती है। ये मैंग जियान के बारे में सोचने लगते हैं कि जियान इसमें घायल न हो जाए। अब जियान भी कहता है देख ही लूँ आज की इस बादल के बारे में जो कहा जाता है, क्या ये सच में इतना पावरफुल है। फेंगजियान पवेलियन के जो टॉप लेवल के भी लोग थे वो इस समय जियान के मूवमेंट को देख रहे थे, खास करके अंकल मूजुजी, जाइंग जुआन और लिंग जुआन के फादर। एल्डर झूलाओ को बिल्कुल भी चिंता नहीं था, ये जानते थे कि जियान शायद कुछ तो पावरफुल कर ही सकता है। ये कहते हैं इस प्रकार का बिजली मेरे लड़के को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इनको जियान में अंधा भरोसा था। सभी डिसाइपल्स की नज़र भी इस बादल पर होती है। जियान भी अपने बॉडी को होली फ्लेम पावर से कवर्ड किया रहता है। इस दौरान ये इस अर्थ प्रोफाउंड जो बिजली होती है उसको अंदर से क्रैक करने की कोशिश करता है, पर यह नाकामयाब था। कुछ ही देर में ये जो बिजली रहती है एक ह्यूज ब्लैक जायंट टाइगर में बदल जाती है, और ये अपना मुंह खोलते एक पावरफुल थंडर अटैक जियान की तरफ बढ़ा देती है। अब ये मैंग भी देखना चाहता था जियान का लिमिट क्या है, क्योंकि जो टाइगर था अपने इस दहाड़ वाले थंडर अटैक से 7 स्टार डाउडी को गिरा सकता था। इधर लिंग जुआन भी जब कल्टीवेट कर रही थी तभी ये फील करती है इस ऑरा को, और ये कहती है तो जियान है। और ये भी आसमान में उस बादल की तरफ देखने लगती है जो इस समय टाइगर का रूप ले चुका था। लिंग जुआन को भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि ये भी समझ जाती है कि ये जियान एक टाउडी सेकंड ग्रेड का अल्केमिस्ट है और एक सेकंड ग्रेड का ही पिल रिफाइन कर रहा है। लिंग जुआन ये ऐसी बोल रही होती तभी जू युआन प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं तो तुमने भी देख ही लिया ना। लिंग जुआन कहती तो आप वापस आ गए। ये कहते हैं जू युआन कि इस बार मैं वापस आया हूँ गुड बाय बोलने के लिए मास्टर को। ये स्माइल करते और कहते हैं मुझे भी अब बाहर की दुनिया एक्सप्लोर करनी है। लिंग जुआन कहती अगर आप बाहर चले जाओगे तो रुइंस में कौन जाएगा, अगर आप नहीं तो शायद हम नीचे आ सकते हैं। तभी ये कहते हैं जियान भी तो है और शायद ये मुझसे भी बेहतर है। अब लिंग जुआन भी समझ जाती है कि जू युआन उस बैटल में क्यों हारे थे, क्योंकि इन्हें बाहर जाना था और जियान पर ये पूरा दारोमदार देकर रुइंस का जा रहे हैं। जैसे जियान की बॉडी से होली फ्लेम निकलता है ये टाइगर भी थोड़ा बहुत तो दहल ही जाता है। अब ये ब्लैक टाइगर अपने पंजों से पावरफुल अटैक कर देता है। मानो ये जो अटैक था इतना पावरफुल था कि आसपास के स्पेस को कोलैप्स करते हुए जियान को सप्रेस करते हुए आगे बढ़ने लगता है। जियान बेसिकली अपने एंशिएंट जुआन रूलर से फ्लेम डिवाइड्स द वेव रूलर अटैक कर देता है। अब ये ब्लैक टाइगर जियान का अटैक ब्लॉक कर रहा होता है, तभी जियान एक और पावरफुल अटैक लॉन्च कर दिया रहता है इस अटैक के पीछे। इसे ये टाइगर देख नहीं पाता है और इस जायंट टाइगर के मुंह से भी एक ब्लड लाइक ब्लैक ब्लड थिंग्स बाहर आने लगती है। पर जियान इस ब्लैक ब्लड को देखकर हैरान था। ये टाइगर भी हंसता है और जियान की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। जियान भी इसकी इस अटैक को देखकर और इसकी इस स्पीड को देखकर हैरान था। जैसे ये ब्लैक टाइगर जियान के पास आता है अपने ऑरा ऑफ डिस्ट्रक्शन को लेकर के, जियान भी रुकता नहीं, ये तुरंत ही येलो डिवाइन एंगर सोल अटैक इस पर लॉन्च कर देता है। अब ये ब्लैक टाइगर इतना क्लोज रेंज में था कि जियान के इस अटैक को ये ब्लॉक भी नहीं कर पाता है और ये तुरंत ही मानो कुछ टुकड़ों में बट करके खत्म हो जाता है यहाँ से। उसके बाद ऊपर में जो बादल थे वो गायब हो जाते हैं और ये जो ग्रे कलर की पिल जो बनी थी अब ये भी शांत हो जाती है। अब जियान भी उस दौरान आसमान में काफी दूर खड़े मूजुची वगैरह को ग्रीट करता है। अब जियान वेट कर रहा था किंगजिन के आने का, ताकि ये इसके बदले में जो उसने वादा किया है उससे वो ले सके। इस दौरान जियान इस जुआन यिन पिल को एक मतलब सफेद साफ सुथरे जेड बोतल में रख लिया रहता है। इस समय किंगजिन एक केव में होती है और ये अपने को सील की रहती है। शायद ये काफी ज्यादा पेन में थी। इसके बॉडी पर एक मानो फ्लावर के समान कुछ होता है, उसमें से एक डेडली ऑरा बाहर निकल रहा था। ये पूरा जो केव था एक मॉन्स्टरस रेड कलर ऑरा से भरा हुआ था और ये ऑरा कहीं और से नहीं बल्कि किंगजिन के शोल्डर से निकल रहा था। और शायद ये जो पावर था 9 स्टार डाउडी से भी कहीं ऊपर था। पर इस रेड फ्लावर के कारण किंगजिन धीरे धीरे अपने ब्रेथ को हासिल कर रही थी। ये रेड फ्लावर क्या था किंगजिन को नहीं पता था। हालांकि ये इसे अच्छा खासा पावर दे रहा था, पर शायद इसके अंदर का जो वाइटैलिटी था, एनर्जी था, उसको खा भी रहा था। क्योंकि जब भी ये रेड फ्लावर प्रकट होता था तो किंगजिन डर जाती थी। शायद जियान के पिल से ये इसे सप्रेस कर सकती थी। अब ये सोच रही होती है, फिर से ये रिलैक्स हो जाती है कि जियान क्या सक्सेसफुल हुआ होगा। किंगजिन अपने कपड़े वगैरह पहनती है, उसके बाद इस केव से बाहर निकल जाती है। जियान किंगजिन को ढूंढते ढूंढते 3 दिन बीत चुके थे। ये हैरान था ये किंगजिन गई कहाँ पर। अब किंगजिन जैसे अपने घर पर वापस आती है जियान को देखती है। जियान बैठा रहता है, इस दौरान इसकी आंखें बंद होती हैं। ये समझ जाती है जियान का और अगर काम है तो शायद ये पिल पहले रिफाइन कर चुका होगा और इसे वेट करते करते कम से कम 2 दिन से तो ज़्यादा ही हो गए हैं।
किंगजिन हैरान थी कि जो पिल इसने जुआन यिन पिल बनाने को बोला था, नॉर्मल अल्केमिस्ट को 2 से 3 महीने लग जाते हैं, पर जियान शायद इसे 28 या 29 दिन में बना लिया था। अब किंगजिन जब इस जुआन यिन पिल को देखती है तो उस पर इसे पिल पैटर्न दिखते हैं। ये चौंक जाती है। ये पैटर्न तभी बनता है जब एक पावरफुल अल्केमिस्ट एक पिल रिफाइन करे। ये भी खुशी के मारे इसका मतलब ठिकाना ही नहीं रहता है। ये कहती सच में लगता है मैंने भी तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया था। अब किंगजिन बोलती है तुम वेट करो, मैं तुम्हें अपना मतलब तुमने जो मांगा था मैं तुम्हें दूंगी। तुरंत ही अपने सोल रिंग से, स्टोरेज रिंग से मतलब कुछ मेडिसिनल हर्ब्स निकालती है जो जियान ने मांगे थे। जियान ने देखकर इसकी मानो आंखें ही गर्म हो गई हो। इसमें से जो एक हर्ब रहता है उसका जो पावर रहता है काफी ज्यादा कोल्ड रहता है। हालांकि वो चीज वुडन बॉक्स में रहती है, फिर भी उसमें से खतरनाक कोल्डनेस निकल रही थी। जियान तुरंत ही इसे अपने होली फ्लेम से कवर्ड कर लेता है। किंगजिन को समझ में नहीं आता ये जियान करना क्या चाहता है। बेसिकली जियान अपने सोल पावर और फ्लेम पावर से चेक कर रहा था कि इस वुडन बॉक्स में वही चीज है ना जो जियान ने मांगा है। ये सच में वो गेल विंड ट्रेजर फोर्ट होता है। इस दौरान जियान यहाँ से जाने लगता है। हालांकि इसने अपने भी लिए भी शायद एक जुआनिन पिल बनाया था, पर ये जाते जाते किंगजिन से कहता है अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई मेडिसिनल पिल चाहिए तो मुझे जरूर कांटेक्ट करना। फिर जियान यहाँ से गायब हो जाता है। किंगजिन कहती है तुम्हारे जैसे काले दिल वाले लोगों को कौन याद करेगा, क्योंकि जियान थोड़ा एरोगेंट तो था ही। इसके बाद किंगजिन तुरंत ही अपने शोल्डर को सपोर्ट करने लगती क्योंकि अभी भी वो जो रेड फ्लावर था इसे परेशान कर रहा था। रुइंस में जाने के लिए 1 महीने बचे थे। वान हुआ पवेलियन को दिखाया जाता है। यहाँ पर जो हुआक्जिन थी वो गायब हो गई थी, शायद फेंटियान अंकल के साथ। तो यहाँ का पूरा मैटर डेप्यूटी पवेलियन ओनर हुआ यून संभाल रही थी। इधर यूरू को दिखाया जाता है। वो हुआ यून से बात कर रही थी और कह रही थी इस दुनिया में सबसे डिफिकल्ट चीज़ क्या है। हुआ यून कहती है कल्टीवेशन। इस दौरान ये अपने एक्सपीरियंस को बताने लगती हैं और जो हुआक्जिन मैडम है उनकी नज़र में फेंटियान एक काफ़ी पावरफुल इंसान है फेंगजियान पवेलियन के। ये ऐसा बताती है। ये बताती है कि इनके जो पवेलियन मास्टर ने हुआक्जिन पहले काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट थी, पर जब वो फेंटियान से मिली तो वो समझ गई कि इस दुनिया में और भी पावरफुल लोग हैं। और वान हुआ पवेलियन वैसे भी लेडीज़ के लिए ही बनाया गया था। हालांकि जो हुआ जुन थी मतलब हुआ यून, ये जो डेप्यूटी मास्टर हालांकि फेंटियान से काफ़ी चिढ़ती थी। यूरू भी इस बात को समझ जाती है। हुआ यून कहती है जो फेंटियान है ना काफ़ी बुरे इंसान है। इन्होंने बार बार हमारी मैडम को अपने प्यार के जाल में मानो फंसा लिया हो, क्योंकि हमारी जो मैडम है हुआक्जिन काफ़ी ज़्यादा नरम दिल की है। और बीच में वो पॉइजन सेक्ट वाली जो लॉर्ड है वो भी आ जाती है। यूरू इसकी बात ध्यान से सुन रही थी। हुआयून बोलती है कि जब रून्स खुलने वाला होगा तो जरूर हमारी पवेलियन मास्टर हुआक्जिन वापस आ जाएंगी। यूरू फिलहाल 5 स्टार डाउडी के पीक पर थी और ये अब 6 स्टार डाउडी में यानी डाउडी टर्बुलेशन में ब्रेक थ्रू करना चाहती थी। हुआयून कहती शायद तुम जब रूइंस में जाओगी तो तुम्हारा ये मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। इधर यूरू जियान के बारे में सोच रही होती कि जियान कैसा होगा। इधर वान हुआ पवेलियन का जो सीक्रेट प्लेस रहता है यानी फॉरबिडन एरिया, वहाँ पर फेंटियान अंकल, पॉइजन सेक्ट की वो वुमेन और वान हुआ पवेलियन की वुमेन यानी हुआक्जिन होती हैं और ये कहती है तुम्हें जो भी कहना है यहीं पर कहो। फेंटियान थोड़ा सकपका रहे थे बोलने में, पर ये फिर भी हुआक्जिन कहती तुम्हें जो बोलना है आज बोल दो। बेसिकली ये लोग अपने जो पुराने मतभेद रहते हैं, खास करके पॉइजन सेक्ट के मास्टर बिंगजिन हुआक्जिन से कहती है कि लास्ट टाइम फेंटियान ने तुम्हें अबेंडन नहीं किया था, कुछ चीज़ें हमारे वश में नहीं होती हैं और सच में फेंटियान और मैं निर्दोष हैं। और हुआक्जिन कहती है नहीं तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, खास करके फेंटियान ने। मैंने इसका 100 सालों तक इंतजार किया है। हुआक्जिन इस समय काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी। हुआक्जिन कहती लगता है फेंटियान और बिंगजिन तुम दोनों ने दोस्ती कर ली और तुम मुझे फिर से धोखा दे रहे हो। तभी फेंटियान कहते मैं तुम्हें पूरे जो मतभेद है उसको सॉल्व करने के लिए आ जाया हूँ। फिलहाल बिंगजिन और हुआक्जिन का बहस चल रहा था। फेंटियान चुपचाप खड़े होकर देख रहे थे। फेंटियान हंस रहे थे। पावर एक अलग चीज़ होती है यार, पर प्यार एक अलग ही चीज़ है। इस समय ये कुछ नहीं कर सकते थे। बिंगजिन कहती है हुआक्जिन से कि फेंटियान तुमसे पहली बार मिला था और तुमसे वो शादी करना चाहता था, इसके लिए मैं भी थोड़ा जलती थी। अब बिंगजिन कहती तुम्हें मालूम है फेंटियान ने तुमसे शादी करने का वादा किया था, पर बीच में वो हुआयून यानी तुम्हारी छोटी बहन जो बोल सकती हो तुम, वो आ गई थी। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ कि फेंटियान ने तुमसे 100 साल बाद शादी करने का वादा किया और उसे तोड़ दिया। क्या तुम जानना नहीं चाहोगी? हुआक्जिन भी कहती हाँ मैं 100 साल तक इसका इंतजार की, पर मुझे पता चला कि फेंटियान ने तो तुमसे यानी बिंगजिन से शादी कर लिया है। मैं फेंटियान के शहर भी गई थी। जब बिंगजिन ये सुनती है तो क्या मेरी शादी फेंटियान से ये कब हुई? तो बेसिकली ये लोग अपने मतभेद सॉल्व कर रहे थे। बिंगजिन बताती कि ये पॉइजन सेक्ट की है तो ये अपने बॉटल नेक पर थी ब्रेक थ्रू करने के लिए और शायद ये मर सकती थी, पर फेंटियान एक अच्छा आदमी था तो वो इसकी रक्षा किया। पर फेंटियान की जो फैमिली थी वो जिद करने लगी कि मेरी शादी फेंटियान से हो। फेंटियान चाहता नहीं था पर इसे मानना पड़ा, क्योंकि मेरे बॉडी के अंदर जो एविल पॉइजनस एनर्जी थी उसे फेंटियान ही खत्म कर सकता था। तो मुझे भी और फेंटियान को शादी करना ही पड़ा फैमिली के प्रेशर में आकर। इसके बाद फेंटियान और मैं एक फॉरबिडन एरिया में चले गए, जहाँ पर फेंटियान ने मेरे बॉडी का जो एविल ऑरा था वो बाहर निकाला। पर जब हम बाहर आए तो फेंटियान की फैमिली खत्म हो चुकी थी। फेंटियान काफ़ी दर्द में था और शायद ये काम तुम्हारे ही क्लैन ने किया था। मैं भी फेंटियान के बदले बदला लेना चाहती थी, पर मैंने फेंटियान की बात मान करके तुम्हें बख्श दिया। इस समय फेंटियान काफ़ी ज़्यादा दर्द में होते हैं इन दोनों की बात सुन करके।
तभी हुआक्जिन कहती पर मैंने तो सुना था कि फेंटियान तुमसे शादी करना चाहता था, इसकी फैमिली तो सहमत भी नहीं थी। अब हुआक्जिन पूरा मैटर समझ जाती। गाइज मैं स्टोरी ज़्यादा एक्सप्लेन ये वाला नहीं करूँगा क्योंकि ये काफ़ी लंबी है। हुआक्जिन अब फेंटियान से माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि इसने ही फेंटियान की फैमिली को तबाह किया था। फेंटियान कहते जाने दो, जो हो गया वो हो गया। फेंटियान भी जब अपने फैमिली के बारे में सुने रहते हैं तो ये काफ़ी गुस्सा थे, पर ये लड़की यानी कि हुआक्जिन से भी प्यार करते थे, तो इसलिए इन्होंने हुआक्जिन को जिंदा छोड़ दिया था। हुआक्जिन इस समय फूट फूट कर रो रही थी कि इसने क्या कर दिया है। तो बेसिकली फेंटियान शुरू से ही ऐसा कहता है कि मैं तुम्हें लिटिल सिस्टर मानता था और मेरी एक्चुअल लवर तो बिंगजिन ही थी, और शायद यही इनकी एंडिंग थी।